आज के सेशन के अंदर केमिस्ट्री का कोर डिटेल कराने जा रहा हूं मैं आपको। कॉन्सेप्ट थोड़ा दूंगा और काम ज्यादा दूंगा करने के लिए, और चाहूंगा कि ये काम आप पॉजिटिवली जो है जल्दी से जल्दी इसे कर लें। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो केमिस्ट्री का मैं कह सकता हूं इज द एंटायर केमिस्ट्री एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास। इनफैक्ट शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडेज क्लास। अभी तक हमने लास्ट क्लास में देखा था डाल्टन थ्योरी क्या है। डाल्टन ने क्या बताया था कि किसी भी मैटर का सबसे छोटी चीज जो होती है उसे हम एटम कहते हैं, राइट। और एटम्स एक ही एलिमेंट के सेम इन साइज होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एज वेल। सब कुछ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट। ड्रॉबैक्स भी हमने डाल्टन के देख लिए। अब बात ये उठती है कि किसी भी एलिमेंट का अगर सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है, राइट, तो उस एटम को हम नॉर्मल लैंग्वेज में डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। एटम इज द सिंपलेस्ट सब्सटेंस, एटम in fact element is the simplest substance which cannot be divided further into much simpler substances। ये तो हम एलिमेंट के बारे में जानते हैं। अब हर एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बने तो अपने सबसे छोटे चीज एटम से हुए। और एटम इतना छोटा है कि हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत है। मतलब इतना छोटा है कि उसको हम देख नहीं सकते। एक इतना मैं कहूंगा कि अगर एटम के बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना हो तो अगर हम कॉपर के एटम को लें, कॉपर के एटम को, और 1 सेंटीमीटर की लेंथ लें, मान लिया ये 1 सेंटीमीटर है, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 सेंटीमीटर। तो इस 1 सेंटीमीटर में अगर मैं कॉपर के एटम को एक साथ लाइन में लगाऊं, सीधी लाइन में लगाऊं, तो आप सरप्राइज करेंगे कि ये 35 इंटू 10⁻⁶ एटम्स हम सिर्फ 1 सेंटीमीटर की लेंथ में रख सकते हैं कॉपर के। तो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना छोटा होगा एटम। क्या ये बात क्लियर हुई? एक बार फिर से रिपीट करना। पावर 6 एटम्स को अगर सीधी लाइन में हम रखें, तो जब उस लाइन में इतने सारे एटम्स को रखकर उस लाइन को हम मेजर करें तो डिस्टेंस कितना निकलेगा? सिर्फ 1 सेंटीमीटर। केवल 1 सेंटीमीटर में कितने सारे एटम आ रहे हैं देख लो। 35 मतलब कितना? 3 1 2 3 4 5 6 इतने एटम्स सीधी लाइन में हम लगा सकते हैं। तो खुद क्या आप समझिए कि एटम अपने आप में कितना छोटा है। इज दैट क्लियर? अब एटम छोटा है तो अब एटम दिखता कैसे है? तो एटम को जनरली हम स्फेरिकल बॉडी के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, यानी कि समवट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर और सर्कल की फॉर्म में कंसीडर करते हैं, राइट। और एटम के साइज को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। कि एटम के अगर साइज को मुझे मेजर करना है कि भाई एटम, मैंने एक एटम, सिंगल एटम देख लिया कॉपर का, और उसके साइज को अगर मैं मेजर करूं तो मैं पहले तो ये मानूंगा कि एटम सर्कल की तरह दिखने का है, सर्कल शेप में है। और उसके साइज का पता हम कैसे लगाएंगे? इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम, इन टर्म्स ऑफ, हाँ, एटम स्फेरिकल यानी कि सर्कुलर शेप में होते हैं। तो द साइज ऑफ द एटम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, राइट। एटॉमिक साइज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द रेडियस। कहने का मतलब है द एटॉमिक साइज ऑफ ए गिवन एटम इज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द एटम टू इट्स आउटर मोस्ट शेल। जिसका सर्कमफ्रेंस है और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो एटॉमिक साइज कहलाता है। और एटॉमिक साइज किसी भी पर्टिकुलर एटम का नैनोमीटर्स में मेजर किया जाता है। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर्स। 1 नैनोमीटर की लेंथ कितनी होती है? 10⁻⁹, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की, इस दुनिया में सबसे छोटा एटम अगर किसी एलिमेंट का है, या हम कह सकते हैं सबसे हल्का अगर कोई एलिमेंट है, तो वो हाइड्रोजन है, क्योंकि ये इसकी मेजरमेंट है। 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर कहलाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। 10⁻⁹ का मतलब क्या है? 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मीटर्स। कितना छोटा है कुछ सोचिए। हाँ, ये निकाली है, रिसर्च में निकाली गई है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी हाइड्रोजन के बारे में, पहले प्लीज मुझे 15 मिनट बोल लेने दो, फिर आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको डील करूंगा। पहले मुझे समझो, पहले सुनो। मैंने क्या कहा, इस दुनिया में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का सबसे छोटा जो पार्ट है जिसे हाइड्रोजन का एटम कहेंगे हम, तो उसका साइज भी सबसे छोटा होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो एटॉमिक साइज ऑफ हाइड्रोजन जो पाया गया मेजरमेंट से, वो है 0.037 नैनोमीटर। माइक्रोमीटर भी कह सकते हैं, नैनोमीटर भी कह सकते हैं। नैनोमीटर कहेंगे, सॉरी माइक्रो नहीं। कहने का मतलब है कि 0.037 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻⁹ से, तो इतना मीटर्स हो गया। क्योंकि एक नैनोमीटर में इतने मीटर हैं, तो 0.037 नैनोमीटर में इतने होंगे, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 37। ये एटॉमिक रेडियस है हाइड्रोजन का। अब आप ये पूछोगे कि सर आपको कैसे पता लगा? सीधी सी बात है, मुझे कैसे पता? रिसर्च में हुआ। साइंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिसर्च साइंस, एक होती है अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस से डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। अप्लाइड साइंस के जो अप्लाइड साइंस में जो रिसर्च में डिस्कवर हो चुका होता है उसे यूज किया जाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द लिविंग बींग्स। इज दैट क्लियर? रिसर्च वाले रिसर्च करते हैं जिसमें पीएचडी, बीएससी, एमएससी, पीएचडी करा जाता है। और रिसर्च क्या है? डिस्कवरी। डिस्कवरी कोई क्यों करेगा साइंटिस्ट? कि वो ह्यूमन बेनिफिट हो, राइट? तो डिस्कवरी करके जो रिजल्ट सामने आते हैं वो रिसर्च साइंस कहलाती है, और हम सब रिसर्च साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपको जानना हो कि सर ये कैसे आया, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, एटम के ऊपर पूरी पीएचडी करनी पड़ेगी। तो वो हमारा कप ऑफ टी नहीं है राइट नाउ, राइट? हम तो जो साइंटिस्टों ने ढूंढ के हमें दिया उसे यूज कर रहे हैं। तो सबसे छोटा एटम अगर किसी एलिमेंट का है तो वो हाइड्रोजन एलिमेंट है, और उसका साइज देख लो आपके सामने कितना छोटा है। मतलब 1 मीटर तो हमें मालूम है, लेकिन 10⁻⁹ मीटर को भी मल्टीप्लाई हमने किससे किया? 0.037 से। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट एटम इन दिस यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट। एग्रीड? फिर इसके बाद और भी आते हैं। कार्बन का ले लिया, कार्बन का आई थिंक सो 0.077 नैनोमीटर। नाइट्रोजन का आई थिंक सो 0.074 नैनोमीटर। ऑक्सीजन का है 0.073 नैनोमीटर। अब आपको ना ये सब एटॉमिक रेडियस याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कहीं भी ये काम नहीं आएगा आपको। मेरा मकसद यहाँ कुछ एग्जाम्पल देने का ये था कि आपको ये मैं बता सकूं कि सबसे छोटी चीज अगर एटम है तो वो एटम दिखता कैसा है, तो वो स्फेरिकल दिखता है, और उसका साइज हम कैसे मेजर करेंगे? उसके रेडियस से। तो हाइड्रोजन के एटम का रेडियस ये है, यानी कि उसका साइज। कार्बन का, नाइट्रोजन का, एक्सेट्रा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट? प्लीज टेल मी एनी डाउट। क्लियर है ना? चलो ठीक है, तो हमने साइज देख लिया। हमें अब दूसरी चीज क्या देखनी चाहिए कि जो एलिमेंट, हर एलिमेंट जिसका सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है, क्या उसको मेजर किया जा सकता है? क्या उसकी क्वांटिटी को मेजर किया, क्या उसके मास को निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है। और मैंने जैसे आपको कहा कि सबसे हल्का एलिमेंट यूनिवर्स में हाइड्रोजन है, अगर सबसे हल्का है हाइड्रोजन, तो उसका एटम का मास भी सबसे कम होगा, यानी कि सबसे लाइटेस्ट एटम हाइड्रोजन एटम है। अगर सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, तो सीधी सी बात है हाइड्रोजन का एटम भी सबसे हल्का होगा इस पूरे यूनिवर्स में। और ये पाया गया कि एक हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है।
राइट। तो आप देखो 1.673 10 टू पावर -23 ग्राम, ये सबसे हल्का इस यूनिवर्स के अंदर एटम है। राइट। अब पूछो, कुछ पूछना है तो। हाँ, क्यों? क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि 1.673 को डिवाइड कर रहे हैं 1 2 3 4 24 जीरो लगा दो ऐसे। राइट सर। हाँ बेटे। सर हमने एटम का साइज ये नैनोमीटर में रेडियस मेजर कर रहे हैं या हाँ, उसका पूरा साइज? ये रेडियस मेजरमेंट है बेटा। तो मैंने कहा ना कि एटॉमिक साइज इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। दैट्स इट। ये तो रेडियस की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन जो कि सबसे हल्का है उसका ये मास है। अब देखो 10 टू पावर -24 ग्राम, मतलब देखा जाए तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी है। कितना है वो आपके सामने, मतलब इतना हल्का। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट? अब एक एटम का मास जो कि दुनिया में सबसे हल्का हाइड्रोजन है उसका ये है, तो ऐसे तो कार्बन के भी एटम का मास होता होगा, नाइट्रोजन का भी होता होगा। एवरी एलिमेंट, द एटम ऑफ एवरी एलिमेंट मस्ट बी हैविंग इट्स रेस्पेक्टिव मासेस, राइट। हर एलिमेंट के एटम का डेफिनेटली इसी ग्राम की तरह मास होता होगा या नहीं होता होगा? अगर होता है तो क्या वो सारे मास को हम ऐसे ही याद रखें? जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन की बात करता हूं, वन कार्बन एटम का 1.99 इंटू 10 टू पावर -23 ग्राम के लगभग होता है, अप्रॉक्सीमेट 1.9926 भी लगा दो फॉर एग्जाम्पल, या 1.9963 भी लिख सकते हो। ये नहीं करने यार, ये समझा रहा हूं मैं। जो आज तुम्हें समझा रहा हूं ना, वो 1000 में से 998 बच्चों को नहीं आता समझ में, वो याद करते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं प्लीज पेशेंस के साथ सुनो। मैं आपको एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन को प्रैक्टिकली क्लियर करने जा रहा हूं। अब मैंने जैसे कार्बन का आपको बताया 1.9926 × 10⁻23 ग्राम। भाई 114 एलिमेंट्स है, हर एक का एटम है, हर एक के एटम के मास को क्या ऐसे मेजर करके याद करके कैलकुलेट करेंगे? ये तो बड़ी दिक्कत का काम हो गया, कंबरसम प्रोसेस हो गई। तो साइंटिस्टों ने ना थोड़ा दिमाग दौड़ाया कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे इतने छोटे छोटे मास को रखकर और उसको यूज करना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि क्यों ना एक काम करें, जो दुनिया में सबसे हल्का एटम है वो है हाइड्रोजन। क्यों ना जितने भी एटम्स हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, ऑक्सीजन के, क्लोरीन के, फ्लोरीन के, ऐसे पता नहीं कितने सारे एलिमेंट हैं, उन सब के भी तो डेफिनेटली एटम के मासेस हैं। उन सब के एटम के मासेस को कंपेयर करें। कंपेयर किससे करें? हाइड्रोजन के मास से। किससे कंपेयर करें? हाइड्रोजन के मास से। और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आए उसको हम कह दें उस एटम का मास। कहने का मतलब है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूं इस बात को, कि मैंने आपको बताया कि ये कार्बन एटम है, इसका ये है, इसे ना कई हम कार्बन 12 भी कहते हैं। कार्बन एटम को हम कार्बन 12 एटम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको समय के साथ पता लग जाएगा, अभी बताना कोई जरूरी नहीं है। मान लो कार्बन के एटम का दूसरा नाम क्या है? कार्बन 12, राइट। इस कार्बन 12 के अंदर जो मास है एक सिंगल एटम का वो ये है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया, बड़ा दिक्कत का काम है सबको इस तरीके से याद करना। क्यों ना एक काम करें, एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट शुड बी कंपेयर्ड विद द एटम ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट। सबसे हल्के के साथ बाकियों को कंपेयर करें, राइट। और कंपेयर करने के लिए कंपेयर कब करेंगे भाई? कंपेयर करेंगे, नाइट्रोजन के मास को उठाएंगे एक एटम के और हाइड्रोजन के मास से डिवाइड करके देखेंगे। तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास उठाया, डिवाइड किया हाइड्रोजन के मास से, राइट। कुछ जो है कंपेयर किया, डिवाइड करके कंपेयर करके देखा, तो कोई रिजल्ट सामने नहीं आया।
रिसर्च करते रहे काफी दिन के बाद एक बड़ी गजब की चीज सामने आई। वो ये कि जो कार्बन 12 है ना, जिसका मास है 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, राइट। जब इस वैल्यू को 12 से डिवाइड किया गया, 12 से, राइट, जब इस वैल्यू को 12 से डिवाइड किया गया तो इसका जो मास निकला वो निकला 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। कार्बन 12, मैंने बताया ना, कार्बन एटम का मास ही है। क्या ये बात क्लियर है? कार्बन एटम के इस मास को किससे डिवाइड किया? 12 से। 12 से डिवाइड करने के बाद ये किसके बराबर आ गया? ये किसका मास है? हाइड्रोजन का। तो जैसे ही ऐसे रिसर्च के करने के बाद ये बात साबित आई तो इमीडिएटली यहां इन्होंने एक फंडामेंटल डेफिनेशन दे दी कि एक एटम किसी भी एलिमेंट का सही, उसके मास को हम मेजर कर सकते हैं और जिसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। अब बात ये उठती है, एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? कि एक एलिमेंट के एक एटम का भार, मास, इज द मीनिंग ऑफ एटॉमिक मास। इज दैट क्लियर? तो उन्होंने क्या किया कि कार्बन एटम considered to be carbon 12, right, contains 12 atomic mass unit, AMU कह दिया उसने। Is that clear? और we can say, बेटा समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं? गुड। अब हम यूं भी कह सकते हैं कि 12 AMU, 12 atomic mass unit, actually belongs to the mass of one carbon atom. अब वन कार्बन एटम का जो मास है वो कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, राइट। एक कार्बन के एटम को असाइन कर दी वैल्यू, क्या असाइन कर? 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट इज असाइंड टू, मैं और इसको लिख देता हूं, 12 एटॉमिक मास यूनिट इज assigned to one carbon 12 atom. Clear? Then one atomic mass unit क्या होनी चाहिए? कार्बन 12 एटम को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 से, यानी कि कार्बन 12 का मास कितना है? 1.99 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड किया 12 से, डिवाइड करके जो वैल्यू आई वो आई 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कैलकुलेट करने के कारण नहीं है, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगी। ठीक है, अभी हम मैथ्स डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, मैं यही कह रहा हूँ, आप मैथ्स का क्वेश्चन पूछिए, ये आप खुद निकालोगे तो आ जाएगा, कैलकुलेट करोगे तो, राइट। जो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, वाई टू वेस्ट टाइम। आप कॉन्सेप्ट को समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12 AMU मतलब एक फिगर दे दी, क्या? 12 एटॉमिक मास यूनिट, राइट, को असाइन क्या किया गया? वन कार्बन एटम से। तो 1 AMU क्या हुआ? 1 AMU कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड किया, राइट। बहुत सारे एटम के बहुत सारे मासेस को डिवाइड किया गया अलग अलग फिगर से, लेकिन एक खासियत आई कार्बन 12 के साथ, जब इसको 12 से डिवाइड किया गया तो वैल्यू जो उसके बराबर आई, दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आई? बहुत सारे एलिमेंट उठाए होंगे, बहुत सारे एलिमेंट के सिंगल एटम को उठाया होगा, अलग अलग फिगर से नाइट्रोजन के एटम के मास को डिवाइड किया गया होगा, कुछ 37 से, कुछ सालों रिसर्च चली। और रिसर्च में साइंटिस्ट तो बिल्कुल जुझारू होते हैं, उनको एक कैलकुलेशन करते करते एक चीज क्या सामने आई कि कार्बन के एटम के मास को जब 12 से डिवाइड करेंगे
वो किसके बराबर आ जाएगा? हाइड्रोजन के एटम के मास के बराबर आ जाएगा, जो कि सबसे हल्का है। तो कहने का मतलब हुआ 12 AMU एक फिगर ले ली, इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजन नहीं है, मैथमेटिकल रीजन है। क्योंकि कार्बन के एटम को 12 से डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन के एटम के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब है एक 1 AMU कॉरस्पॉन्ड्स टू व्हाट? 1 AMU किसके बराबर होगा? ऑलमोस्ट 1.667 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और द मास ऑफ सिंगल हाइड्रोजन एटम। क्या ये बात क्लियर है? अब पूछो। एटॉमिक मास यूनिट, राइट। अब तुम्हें बात समझ आ जाएगी कि इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स के, अगर सबके मास को, सिंगल एटम के मास को हम ग्राम में निकालेंगे तो भाई बड़ी दिक्कत है। रिसर्चर्स रिसर्च नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा, साइंस रह जाएगी। तो उन्होंने मैथमेटिक्स को कम करने के लिए एक तरीका निकाला। अब इस तरीके से फायदा क्या होगा? पहली बात तो ये बताइए, यहां तक क्लियर है कि 1 AMU कॉरस्पॉन्ड्स टू द मास ऑफ ए सिंगल हाइड्रोजन एटम। क्या यहां तक क्लियर है या नहीं? यस सर। अब देखो मजेदार बात, सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास कहा जाता है 1 AMU को ना बेटा 1 U भी कहते हैं, 1 U। तो सोडियम का एटॉमिक मास है 23 U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 U, सल्फर का एटॉमिक मास है 32 U, राइट। नाइट्रोजन का है 17 U, 14 U, राइट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का क्या लिखा हुआ है मैंने? सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 U। कहने का मतलब है 23 को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं 1 U से। भाई 23 U को मैं 23 इंटू 1 U लिख सकता हूं या नहीं? बात तो वही है। अब ये 1 U मैंने क्यों लिखा? 23 इंटू हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब है सोडियम का जो एटम है वो 23 गुना है भारी, हैवी, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। प्रैक्टिकली सोडियम का मास ग्राम में है, नो डाउट, लेकिन हम मास को कैसे निकाल रहे हैं, यहां पर कैसे समझने की कोशिश कर रहे हैं? कंपैरिजन के थ्रू। मैंने बताया था ना, कंपैरिजन के थ्रू। तो सोडियम के सिंगल एटम को, के भार को, के मास को, की ताकत को हाइड्रोजन के सिंगल एटम के साथ कंपेयर किया गया, तो पता लगा कि सोडियम का एटम जो है वो 23 गुना ज्यादा भारी है, हैवी है, एज कंपेयर टू ए सिंगल हाइड्रोजन एटम। तो इस 16U का क्या मतलब होना चाहिए किसान? यस सर। 16U का क्या मतलब होना चाहिए अगर 23U का समझ आ गया हो? 16U। सोडियम का मैंने लिखा है 23U, और मैंने कहा आपको कि इट इज 23 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। तो कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय 16U? It's 16 times heavier. Heavier than? Heavier than what? स्क्रीन को देखो। Yes sir. क्या लिखा है? सर कहाँ पे कौन सी किस साइड? अरे भाई ये देख। यस सर। तो 16U क्या हो गया? 16 इंटू 1U, यानी कि 16 इंटू हाइड्रोजन एटम। यस सर। यानी कि ऑक्सीजन का एटम भी 16 गुना भारी है, हैवी है। जैसे कि ये टेबल है, ये टेबल, राइट, इस बेल से लगभग 260 गुना भारी है। गलत तो नहीं कहता? अरे इसे उठाना मेरे लिए आसान है क्या? इसे उठाना आसान है, तो कोई भारी चीज तो पढ़ा नहीं रहा मैं। ये तो किसी गांव के जिसने कभी कभी पढ़ाई नहीं करी उसे भी समझाऊंगा, उसे भी बात समझ आ जाएगी कि ये टेबल इससे कितनी भारी है, तो कंपेयर करूंगा तो कितनी गुना भारी है, कितनी हैवी है। तो ऑक्सीजन 16U लिख रहा हूं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऑफ द एटम ऑफ ऑक्सीजन
और ऑक्सीजन एटम इज 16 टाइम्स मोर हैवी एज कंपेयर टू सिंगल हाइड्रोजन एटम। सल्फर का क्या होगा आप बताओ आदित्य? 32 टाइम्स हैवी देन हाइड्रोजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी एटम है उन सबके एटॉमिक मास को आप बुक में जब देखेंगे तो वो किस में मिलेगा? यू में मिलेगा, राइट? एटॉमिक मास यूनिट में मिलेगा। आपको लिखा होगा यहां पर क्लोरीन है, क्लोरीन का लिखा होगा 35.5 यू। तो बेटा जी इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोरीन एटम इज 35.5, राइट? एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि क्लोरीन के एटम का भार कितना है? 35.5 यू। तो सिद्धार्थ इसका क्या मतलब हुआ 35.5 यू? इसका मतलब कि क्या बात कही है, एक्सीलेंट। यानी कि ये कितना हैवी है? बहुत ज्यादा हैवी। किससे? यानी कि मेरे लिए एक हाइड्रोजन एटम उठाना आसान है, लेकिन क्लोरीन एटम को उठाने के लिए 35 गुना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिड यू गेट इट अप? है तो इनर ट्रांजिशन में हमारा, उसका मतलब उसमें नहीं जाना, हमें आयरन का पाया जाता। अब हम यहाँ पर कौन हैवी है हल्का है वो नहीं, हम क्यों हैवी है कोई, एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं वो समझो। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई डाउट यहाँ तक? तो हम कर क्या रहे हैं, ये है क्या, हम सब एटम, सिंगल एटम के मास को कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। दिस इज द सिंपल थिंग जो मैंने यहां बताया था। यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन खत्म कर दी, ग्राम में खत्म कर दिया, कंपैरिजन में ले लिया। क्यों? हाँ, ये कुछ पहले 30 एलिमेंट के एटॉमिक मास आपको याद करने पड़ेंगे, धीरे याद हो जाएंगे। बाकी तो गिवन होता है, 99% तो क्वेश्चन में गिवन होगा। ये भी बल्कि देखा जाए तो याद करने की जरूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाते हैं। फेमस एलिमेंट्स के एटॉमिक मास याद हो जाते हैं। हाँ, 24 करेंगे तो ग्राम में आंसर आ जाएगा। क्या बात करें, वो फाइनल आंसर आप समझ गए। काम ही करना, ये चीज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, 10 में से 9 बच्चों को नहीं पता होती, डेफिनेशन पता होती है। क्या है डेफिनेशन? लिखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, atomic mass of an element is defined as, नहीं सॉरी, atomic mass of an element is the relative mass। देखो, atomic mass of an element is the relative mass, is the relative mass of its atom, is the relative mass of its atom as compared with, as compared with carbon 12, you लिखो carbon 12 C12 as compared with carbon 12 taken as 12 units, taken as 12 units। तो लिया ना मैंने यहां, देखिए, टेकन एज 12 यूनिट्स। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम, इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद कार्बन 12 टेकन एज 12 यूनिट्स। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? तो हमने ग्राम में याद नहीं रखना, हमारे सामने ये वैल्यू है, तुरंत पता लग जाए। ठीक है ना बेटा जी, राइट? इस तरीके से हम बहुत सारे एलिमेंट्स के मास को मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वैल्यू पूरी टेबल में बुक के अंदर गिवन होती है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास, राइट? अच्छा, तो इसका मतलब हर इंडिविजुअल एटम के वेट को ये हाइड्रोजन एटम के वेट से डिवाइड किया गया, तो ये हमारे पास ये यूनिट, हाइड्रोजन के नहीं, कार्बन के, हमने कार्बन से डिवाइड किया है। कार्बन के को के मास
कार्बन के एटम, सिंगल एटम के मास को डिवाइड 12 से किया है, तब वो बराबर आया 1 एमयू के। 1 एमयू के बराबर आ गया नहीं? तो मैं अगर यहां कह रहा हूं 23 इंटू 1 यू, तो यानी कि मैं कह रहा हूं 1 एमयू। तो 1 यू का मतलब क्या है? 1 यू का मतलब है मास ऑफ ए सिंगल हाइड्रोजन एटम। डिड यू गेट इट और नॉट? राइट। सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय एटॉमिक मास। ये समझ लो केमिस्ट्री का हार्ड कोर डिटेल तुम्हें समझ आ गया। अब हम चलते हैं एटम के बाद मॉलिक्यूल किसे कहते हैं। देखो, एटम क्लियर हो गया आपको, मॉलिक्यूल क्या है? आप देखेंगे ऑक्सीजन एक एटम है, सिंगल एटम है, ये ऑक्सीजन का सिंबल है ये। अब जो इतने सारे एलिमेंट है ना, हमारे पास कितने सारे एलिमेंट है? 114 एलिमेंट। अब मैं फास्फोरस को पूरा फास्फोरस लिखूंगा क्या? तो साइंटिस्टों ने क्या किया, हर एलिमेंट के का एक सिंबल बनाया। ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, सोडियम का Na, फास्फोरस का P, एल्युमिनियम का Al, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag। अब तुम कहोगे सर ये हमें एकदम कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। अगर तुम 5-10 लोगों से एक साथ मिलोगे और सब अपना अपना नाम बताएंगे तो याद हो जाएगा क्या तुम्हें सब? वक्त लगता है ना। तो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे एक सहूलियत है कि हर सोडियम को Na लिखने की क्या जरूरत है? भाई ये तो जिसने लिखा है, ये कंप्लेंट उससे करो जिसने लिखा है, राइट। और वो तो अब जा चुका दुनिया से 200 साल पहले। तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन वो पूछो जो लॉजिकल है। कर दे चेंज, रिमार्क्स 0 हो जाएंगे। क्यों कर देंगे चेंज? सारी दुनिया में चेंज करना पड़ जाएगा फिर सब कुछ। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को लैंग्वेज में लिखेंगे ना, राइट। इसकी जगह वास्ट तो लिख नहीं सकते। अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसको इजी लिखेंगे, वास्ट ना लिखेंगे। बेटा जी ये जो सिंबल है ये आपको याद रखने, पूरे वर्ल्ड में यही सिंबल यूज होते हैं। अगर सोडियम की बात इंडिया में होगी तो Na होगा, N कैपिटल A छोटा। अमेरिका में होगी तो भी Na होगा, यही। इज दैट क्लियर? क्योंकि साइंस पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है और वो सभी साइंस साइंटिस्टों के द्वारा बनाई हुई है। तो सभी साइंटिस्टों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ चीजों के सिंबल दे दिए, वो आपके सामने। क्या ये बात क्लियर हो गई? बड़ी इजी और ग्राउंड लेवल पे बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यार तुम कहाँ पूछ रहे हो? तुम इस पे ध्यान दो, कंटेंट से रिलेटेड पूछो। कोई पीरियोडिक टेबल दुनिया में याद नहीं कर सकता, ना करने की जरूरत है, फिर भी याद हो जाती है। एक सिस्टम है उसका, आने तो दो। तुम फ्यूचर की बात मत करो, प्रेजेंट में रहोगे। क्या ये बात क्लियर है? yes. अब एटम क्या है? सबसे छोटा हिस्सा किसी भी चीज का, जैसे हमारी बॉडी का सबसे छोटा हिस्सा सेल, राइट। अब एटम के अंदर की कहानी बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं क्या ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है? कर सकता है, O2 हो गया। क्या नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, N2 हो गया। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ कर सकता है? बिल्कुल, H2 हो गया। क्या सोडियम एलिमेंट का एटम क्लोरीन के साथ, जो कि एक नॉन मेटल है, कंबाइन कर सकता है? कर सकता है, सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया, राइट। सोडियम मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, दोनों के कॉम्बिनेशन से रॉक सॉल्ट बन गया। ओशन में मिलता है, समुद्र में बनता है नमक, ठीक है ना। तो ये सोडियम क्लोराइड नाम है। अब इसका सोडियम क्लोराइड नाम आपको धीरे धीरे ही पता लगेगा, धीरे धीरे ही याद होगा। अब इसके पीछे कोई साइंस नहीं है बेटा जी। हाँ, बहुत बड़ी बड़ी नमक की चट्टाने बनती है, वो इम्प्योर होता है। बाकी की जैसे टाटा एक अपने आप में कंपनी है इनोवेटर, वो उसको पूरा मैन्युफैक्चर करती है, रिफाइन करती है, साफ सुथरा करके हमारे पास भेजती है, राइट। तो सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम और क्लोरीन के मिलने से सोडियम क्लोराइड बना। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो पता लगा वो चीज बन जाती है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, पानी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक इट, लेकिन अभी नहीं समझ आया। अब ये देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 कैसे बनाता है?
ये कैसे बनाता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये 10th क्लास में पढ़ोगे। थोड़ा सा आइडिया अभी दे दूंगा। 10th क्लास के अंदर चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। वहां आपको इसकी सारी कहानी समझ आएगी, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है। बात उठेगी, आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, यार ये क्या कहानी हुई, कैसे हो गया। सब आसान है, लेकिन वक्त तो आने दो, ठीक है ना। तो ऐसे जो मैं ये लिख रहा हूं ना, ये सब, ये जो आप ध्यान से देखो, मैं आपसे सिंगल से क्वेश्चन पूछता हूं, इजंट इट, कि यहां पर दो और दो से ज्यादा एटम, यहां देखिए ध्यान से, यहां दो एटम है ना, एक ही एलिमेंट की दो एटम एक ही एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं या नहीं, और यहां दो एटम अलग अलग एलिमेंट के भी कंबाइन हो रहे हैं। अरे दो क्या, दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट के, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, दो एल्युमिनियम तीन ऑक्सीजन। मतलब जब कभी भी दो या दो से ज्यादा एटम एक ही एलिमेंट के हों, चाहे या अलग अलग एलिमेंट के हों, कंबाइन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है, और उस सब्सटेंस को हम मॉलिक्यूल कहते हैं या कंपाउंड कहते हैं। क्या ये बात आपको समझ आई? व्हाट इज मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल, अभी पहले समझो, मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट, इज द molecule is basically the simplest substance, right, of a molecule is the substance which has the property through which it is being formed, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है जिससे वो बना है, एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ऑक्सीजन फ्री स्टेट में, ऑक्सीजन है ना हवा में, ओ नहीं है, O2 की फॉर्म में। ऑक्सीजन एटम की फॉर्म में नहीं रहता, वो कंबाइन कर जाता है अपने ही दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, और हवा में मिलता है ऑक्सीजन गैस के तौर पे, और ये है O2। क्योंकि एटम अपने एलिमेंट के साथ बंधा हुआ होता है, वो अपने एलिमेंट से बेचारा कैसे निकलेगा, लेकिन मॉलिक्यूल निकल सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है। इज दैट क्लियर? टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, NaCl, टू एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट। तो Na सोडियम का मेटल है, सोडियम का एटम है, क्लोरीन क्लोरीन का एटम है। तो कंबाइन होने के बाद एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट है या नहीं, तो भी मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल बनने के लिए, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू or more than two atoms of the same element or the atoms of the different element, known as molecule, and it can exist in free state। ये अपनी फ्री स्टेट में रह सकता है, अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी में रह सकता है। डिड यू गेट इट और नॉट? यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के पेरेंट्स कौन हो गए? एल्युमिनियम एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी बात है। ना एल्युमिनियम ऑक्साइड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या ये बात क्लियर है? अब ये कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो बात की कहानी है, लेकिन इतना आपको क्लियर हो गया। देखिए, मॉलिक्यूल is defined as a substance. Molecule is defined as a substance. Molecule is defined as a substance which can. Molecule is defined as a substance which is formed by the combination of. Molecule is defined as a substance. Molecule is defined as a substance which is formed by the combination of. Which is formed by the combination of two or more atoms of the same element. Two or more atoms of the same element or different element. Or different element or the same element or different element and can exist in free state.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी। जब दो या दो से ज्यादा एटम एक ही एलिमेंट के बनते हैं कंबाइन होकर तो उसे हम नॉर्मल मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होकर बनते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। लेकिन देखा जाए तो कंपाउंड भी अपने आप में क्या है? कंपाउंड इटसेल्फ इज ए मॉलिक्यूल। जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, सोडियम क्लोराइड भी मॉलिक्यूल है, लेकिन इसे हम कंपाउंड नहीं कहेंगे। कंपाउंड कब बनता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कंपाउंड है जो कि दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होने से बना। ठीक है ना? और मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल जो कि दो या दो से ज्यादा एटम सेम एलिमेंट के कंबाइन होकर बनते हैं। तो ये दोनों एग्जांपल मॉलिक्यूल के हैं और ये दोनों एग्जांपल कंपाउंड के हैं। कहने का मतलब है एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल बट एवरी मॉलिक्यूल नीड नॉट बी ए कंपाउंड। यही बात समझ में आई? एवरी कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल, हर कंपाउंड मॉलिक्यूल गारंटेड है, लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड मतलब ऐड होना, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का ऐड होना कंपाउंड कहलाता है। राइट? H2O मॉलिक्यूल है और H2O कंपाउंड भी है। राइट? क्या ये क्लियर हो गया? अब आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड दिस? डिफरेंशिएट बिटवीन देम। 2O लिख दिया है एंड O2, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ध्यान से देखिए, 2O के आगे 2 है, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपली 2 ऑक्सीजन एटम्स। इसका मतलब है 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है ना? और O2 का मतलब क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स। क्या ये डिफरेंस समझ आ गया? बिल्कुल अलग है। yes sir बात एक कैसे है, ये कॉम्बिनेशन हो गया है, यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ ये अपने आप में मॉलिक्यूल है, यहाँ ये बॉन्ड बने के कारण हुआ है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, या कोई मैन्युफैक्चरिंग है, सिंपल 2 एटम। क्या ये बात क्लियर है? अब बेटा मैंने आपसे कहा कि हर एलिमेंट के एटम का एटॉमिक मास होता है, पक्की बात है। ठीक है ना? ऐसे मॉलिक्यूल का भी होता होगा। तो मॉलिक्यूल, अगर जैसे मैं O2 की बात कर रहा हूं, तो हमने अभी क्या देखा था? अभी इस पे भी आने से पहले एटॉमिक मास हमने सोडियम का देखा था ना, 23U, 23U, 16U, ये है सोडियम का, ये है ऑक्सीजन का, राइट? 32U, ये है सल्फर का। लेकिन जब मैं सोडियम के मास को लिख देता हूं 23 ग्राम, ऑक्सीजन के को लिख देता हूं 16 ग्राम, सल्फर के को लिख देता हूं मैं 32 ग्राम, तो इसे हम कहते हैं, यहां हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। सोडियम की एटॉमिक मास यूनिट है 23U। यहां मैं कहूंगा 23 ग्राम क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास। सोडियम का कितना है? 23 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना है? 16 ग्राम। सल्फर का कितना है? 32 ग्राम। तो कहने का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट को अगर ग्राम एटॉमिक मास में लिखना है तो यू को हटाकर ग्राम लिख दो, यू को हटाकर ग्राम लिख दो। क्या मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहा, मैं एटम की बात कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल कहां से है? मैं सिंगल सोडियम के एटम की बात कर रहा हूँ बेटा, मॉलिक्यूल की बात थोड़ा कर रहा हूँ। कहां ध्यान है आपका? मॉलिक्यूल तो ये है, इसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिंगल की बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना, सोडियम का अगर 23U है, जबकि सोडियम इज 23 टाइम्स हैवी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। लेकिन जब इसी बात को ग्राम में लिखेंगे तो 23 ग्राम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक सिंगल सोडियम एटम का मास 23 ग्राम हो गया। ये तो सहूलियत है हमें मोल कॉन्सेप्ट को करने के लिए, और ये मोल कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें सारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम होने के बाद कराऊंगा।
ब्यूटीफुली समझ आएगा। इसीलिए मैंने 2 चैप्टर्स को होमोजीनियस कर दिया है, कंबाइन कर दिया। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो बाय डिफॉल्ट दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, एटॉमिक मास भी और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और ये दोनों अगर प्रैक्टिकली समझ आ गए तो यू आर द कमांडर ऑफ केमिस्ट्री। हाँ हाँ, बोलो क्या। सोडियम का 23U होता है, इसका मतलब समझ आया या नहीं है? क्या मैं अब इसको ग्राम में लिख दूं? मेरी मर्जी, मैं यू हटा के ग्राम लिख देता हूं। तो यहां तो मैं ऐसे कहूंगा 23U क्या है? एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम। तो बताया था ना मैंने 1U का मतलब क्या होता है। 1U स्टैंड्स फॉर व्हाट? एटॉमिक मास यूनिट यार, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बट अंडरस्टूड है कि ये हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास है। एक आदमी के 2 नाम नहीं होते, हो सकते हैं ना, ऐसे ही सिंगल हाइड्रोजन एटम के भी 2 नाम होते हैं। एक तो हम ग्राम में देखते हैं और एक एटॉमिक मास यूनिट में। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? नहीं है समझ में? अब मैं यार इसको 23U की जगह 23 ग्राम लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ इसको सोडियम, अब मैं 23U का मतलब क्या है? 23 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ सोडियम। लेकिन मैं यू हटा के ग्राम लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और जिसको मैं क्या कहूंगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। क्या ये बात क्लियर है? अब ऑक्सीजन का है 16U, लेकिन यहां मैं कहूंगा कि 16 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, और यहां अगर मैं लिखता हूं 16 ग्राम, तो इसका मतलब होगा मैं कहूंगा 16 ग्राम ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, और यहां मैं कहूंगा 16 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये डिफरेंस समझ में आया? Yes, sir. हर एलिमेंट के साथ ऐसा है। निशांक क्लियर है? Yes, sir. तो ये कोई हैवी चीज नहीं जो मैंने बताया आपको लखवीर सिंह उठाना, और प्लीज उसे सभी पढ़ना, 9th 10th सारे स्टूडेंट्स पढ़ेंगे जो भी मैंने अभी तक कराया। कितना क्लियर हुआ? तो आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि हर एटम का 1 ग्राम एटॉमिक मास होता है, यानी कि हर एटम का एटॉमिक मास यूनिट होता है। अब यहां पर जब मैं लिख रहा हूं O2, O2 is a single molecule contain, it means what? Single molecule contains 2 oxygen atom। क्यों? क्योंकि ये कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसका मुझे मास निकालना है। O2 का भी तो मास होगा ना, जब एक ऑक्सीजन के साथ मिक्स होगा तो O2 बनेगा, उस O2 का भी तो भार होगा, मास होगा, राइट और नॉट? तो एक ऑक्सीजन का कितना है? 16U, तो 2 का कितना हो गया? 32U। और अगर मुझे इसे ग्राम में लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा? 32 ग्राम। नहीं समझ में आई ये बात? तो कहने का मतलब है कि मैं क्या कहूंगा? 32 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। यहां मैं एटम नहीं यूज कर रहा, वर्ड यहां यूज क्या कर रहा हूं? मॉलिक्यूल, राइट। और मैं ये भी कह सकता हूं 32 ग्राम। अभी ग्राम मैंने कहा है ना, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एटम होता तो ग्राम एटॉमिक मास कहते, मॉलिक्यूल है तो हम इसे क्या कहेंगे? 32 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या ये बात क्लियर है? श्योर। देन अब हम आते हैं क्लोरीन पर, Cl2। तो दिस इज ए मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कंटेन्स 2 क्लोरीन एटम्स। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। यहां मैंने एटॉमिक मास यूनिट लिखा है ना,
या मुझे एटॉमिक मास यूनिट लिखना था या मॉलिक्यूलर मास यूनिट लिखना था? प्लीज टेल मी, किसी ने रोका नहीं मुझे। एटॉमिक मास यूनिट तो एक एटम का होता, लेकिन ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो यहाँ एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिखना है। क्या लिखना है? हाँ, तो ये बताना था ना, यही तो स्टूडेंट्स गलती करते हैं मॉलिक्यूलर केस में। तो इसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास यूनिट, मॉलिक्यूलर मास यूनिट। क्या ये बात क्लियर है? ये नहीं कही। तो क्लोरीन के केस के अंदर एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5 U इंटू 2 करूंगा, राइट? तो ये हो जाएगा 71 U, यानी कि 71 मॉलिक्यूलर मास यूनिट ऑफ क्लोरीन। और कह सकता हूं मैं 71 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास होता है, तो ये क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन। क्या ये क्लियर है? प्लीज टेल मी, क्लियर? सर एक बार ग्राम एटॉमिक मास फिर से बता दो, डिस्कनेक्ट हो गई थी। ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, जो भी आपका, अगर सोडियम का 23 U है बेटा, तो इसको मैं 23 ग्राम कह देता हूं, तो एक ग्राम एटॉमिक मास हो गया। सहूलियत के लिए करते हैं हमें, इसका मतलब ये नहीं है कि एक एटम का मास 23 ग्राम हो गया। जब हम किसी भी यूनिट को ग्राम में लिखेंगे तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे। ऑक्सीजन का 16 U है, तो मैं कह सकता हूँ 16। ऑक्सीजन का 16 U है, तो मैं कह सकता हूँ 16 ग्राम, यानी कि 16 ग्राम क्या कह रहा हूं मैं? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। ये मोल कॉन्सेप्ट एक टॉपिक है, उसे करने में, समझने के लिए ये हम ऐसा करते हैं। क्या क्लियर हुआ? ओके हाँ हाँ, सबका एटॉमिक मास निकालने के लिए तब उसको हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सबका। क्यों नहीं आ जाएगा? परफेक्ट ही है भाई, तभी तो है। जो साइंटिस्टों ने हमें दे दिया वही तो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सब स्टडी है, ये प्रूवन स्टडी है। मैंने आपको पहले ही बताया था, हम अप्लाइड साइंस पढ़ रहे हैं। अप्लाइड साइंस वो साइंस होती है जो रिसर्च में करके रिजल्ट दे दिया गया, हम उसको समझ रहे हैं, याद कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हमने रिसर्च नहीं की, रिसर्च वालों ने करके की। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है कि क्यों है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है क्यों है, तो पीएचडी करो। डॉक्टर इंजीनियर मत बनो, पीएचडी करो। पता लगा एक एटम के ऊपर ही 6 साल की पीएचडी है। ठीक है, हाँ, राइट। पर वो ऐसा कैरियर है जिसके अंदर आदमी को पैसा नहीं मिलता, ज्यादा पैसा नहीं कमाता आदमी उसमें, वो जिसको शौक है जानने का। पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर पूरी एमएससी है, एक सब्जेक्ट है पूरा पाइथागोरस थ्योरम, पूरा सब्जेक्ट है एक, राइट, एमएससी मैथ्स के अंदर। तो अलग अलग लोग हुए ना, ठीक है ना, जिसका जैसे इंटरेस्ट हो। आई होप ये बात क्लियर हो गई। अब आपको इसका H2SO4, इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2SO4 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको दिमाग में आएगा कि सर इन सब के एटॉमिक मास तो पता होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, isn't it? H2SO4 बनने में 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी और ये कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो एग्जाम में आपको एक सहूलियत गिवन है, हाइड्रोजन का दे देंगे 1 ग्राम, ठीक है, सल्फर का दे देंगे आपको 32 ग्राम, ऑक्सीजन का दे देंगे 16 ग्राम। तो अब कुछ नहीं, हमें तो मैथ करना है। H2SO4 ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के कितने हुए? 2 × 1। फिर हाइड्रोजन का तो हो गया, कैलकुलेशन निकाल ली। फिर ऐड करो किससे? सल्फर, 1 सल्फर है, सल्फर का कितना है? 32, सल्फर भी हो गया। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन के कितने हैं?
तो 2 प्लस 32 प्लस राइट 64 क्लियर हो गया। तो 98 ग्राम आ गया आंसर। सब कुछ गिवन होगा तो करना क्या है, बस मैथमेटिक्स करना है। जैसे कि H2O वाले केस में वो H2O की केस के अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर इसका ग्राम मॉलिक्यूलर निकालना है तो क्या करूंगा मैं, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, 2 हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जमा में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन खत्म फिर ऑक्सीजन रह गया, ऑक्सीजन का 16 आ गया 18 ग्राम। वो H2 का कहा था ना पानी के साथ, भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी तो रिएक्ट कर सकता है तो H2 बनता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, क्यों नहीं हो सकता। एटम्स एक ही एलिमेंट के आपस में भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट के साथ भी कर सकते हैं, पॉसिबल है। हाँ 99.9% गिवन होगा, अभी तो बिगिनर्स हो आप, गिवन होगा। ये चैप्टर मैंने कराया इसीलिए है पहले कि ये चैप्टर पे बड़ी मेहनत की जरूरत है, बड़ी जबरदस्त मेहनत की जरूरत है। ये तो 2 चैप्टर्स है ना, इसको मैं इतना डिटेल में करा दूंगा आपको कि आपकी केमिस्ट्री की मास्टरी हो जाएगी अगर आपने घर जाकर समय रहते पढ़ा।